दीपा से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन इजहार करने से डरता था। दोनों का घर शहर के एक ही मोहल्ले में था। वह दीपा को देखने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। दीपा 12वीं कक्षा में थी और कुलदीप कॉलेज में पहुंच चुका था। वह किसी भी बहाने दीपा को देखने स्कूल पहुंच जाता था। दीपा को एहसास भी नहीं था कि कुलदीप उससे प्यार करता है। कुलदीप बहुत खुश था कि दीपा 12वीं पास करके अब कॉलेज में दाखिला लेगी और वह दीपा से अपने प्यार का इजहार कर पाएगा। कुलदीप हर क्षेत्र में बहुत आगे था। खेल कूद में तो वह मास्टर था, लेकिन प्यार के मामले में बहुत डरपोक था। उसको हमेशा प्यार की परीक्षा में फेल होने का डर लगा रहता था। एक दिन कुलदीप को पता चला कि दीपा के पिता का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है। दीपा अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर चली गई है। वह बहुत उदास था। एक महीना बीत गया। वह दीपा के घर के सामने घंटों खड़ा होकर देखा करता। ख्यालों में दीपा उसे कभी हंसती हुई दिखती, कभी किसी से बातें करती हुई, कभी अपने छोटे भाई से लड़ती हुई। कुलदीप अपनी सोच में कभी बैठे बैठे मुस्कुराता, कभी उदास रहता। उसकी मानसिक स्थिति केवल वही जानता था। जिस लड़की से उसने बात नहीं की, उससे इतना प्यार। एक दिन कुलदीप कॉलेज की कैंटीन में बैठकर ख्यालों में डूबा हुआ था। उसका दोस्त रोहन काफी देर से उससे बातें कर रहा था, लेकिन कुलदीप ख्यालों की दुनिया में दीपा के साथ था। उसकी हरकतों पर दीपा उसे डांट रही थी। वह कान पकड़कर माफी मांग रहा था। दीपा ने बोला, अच्छा बाबा, माफ किया, आई लव यू, पर दोबारा माफ नहीं करूंगी। कुलदीप जोर से हंसने लगा। वह ख्यालों में तो हंस ही रहा था, लेकिन हकीकत में भी जोर जोर से हंसने लगा। रोहन घबरा गया कि कुलदीप के ऊपर किसी बुरी प्रेत आत्मा का साया है। वह उसको जोर जोर से हिलाने लगा। कुलदीप ख्यालों से बाहर निकला और जोर से रोहन को चिल्लाते हुए बोला, दीपा करीब आई ही थी और तूने इतना अच्छा सपना तुड़वा दिया। तुझे कीड़े पड़ेंगे, तू नरक में जाएगा, कभी खुश नहीं रहेगा। सुन बे मजनू, तुझे ख्यालों में हंसता देख दो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भाग गए हैं। या तो वो तुझे पागल समझकर भागे हैं, या भूत पिशाच का झमेला सोचकर। ओ भाई, तू एक काम कर, कल सपना देख, दीपा से शादी कर, परसों तेरा एक बेटा होगा। कुलदीप टोकते हुए बोला, पर पहली तो बेटी हुई हमारी। रोहन ने अपना सर पकड़ लिया और बोला, भाई बिना इजहार के देवदास मत बन, जाकर उसको प्रपोज कर। अगर उसने हाँ कह दिया तो दूसरे दिन भागकर शादी कर लेना, और मना कर दिया तो मैं तुझे देवदास की सीढ़ी दे दूंगा। कुलदीप उदास होकर बोला, ठीक है, पर मैं उसको कहूँ कैसे? रोहन ने उससे पूछा कि वो कहाँ गई है, तो कुलदीप ने उसे बताया कि वो दिल्ली चली गई है। फिर रोहन ने पूछा कि उसके कोई नाते रिश्तेदार सहेली जिसको तू जानता हो? कुलदीप ने बोला, हाँ, बहुत से लोगों को जानता हूँ। दीपा की एक अच्छी दोस्त निहारिका है, जो मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है। रोहन बोला, तू निहारिका को मुझसे मिलवा, तू तो बोलने से रहा, मैं उससे सब बात कर लूंगा। मुझे निहारिका से कब मिलवा रहा है? कुलदीप बोला, मेरे घर के पास उसकी कोचिंग है, आज शाम 6 बजे आएगी, तू उसको रोकना और अपना नाम लेकर सब बताना, मेरा नाम मत लेना। रोहन बोला, ओ हेलो, मुझे सुमो पहलवान में कोई दिलचस्पी नहीं है, पता नहीं तुझे क्या पसंद आया। मैं तेरा नाम लूंगा, समझा? और अगर तुझे डर लग रहा है तो घर जा और सपनों में अपनी बेटी की विदाई कर। तुझे जो लगे वो कर। सही कहा, अब समय सच का सामना करने का है। ओ सुमो पहलवान के आशिक, भारत पाकिस्तान युद्ध नहीं है, थोड़ी ठंड रख, प्यार को जंग मत तेरी बना। दीपा का पूरा परिवार हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है। धोखे से भी उनको पता चला कि तू दीपा के प्यार में पागल है, तो पूरा परिवार मिलकर तुझे एक फूंक मारेगा और तू चाइना बॉर्डर पर मिलेगा। अब जो होगा देखा जाएगा। शाम को तू मेरे घर आ, मैं तुझे निहारिका से मिलवाता हूँ। शाम को रोहन 6 बजे कुलदीप के घर पहुंचा। कुलदीप के घर में उसकी माँ और छोटी बहन रहती थी। पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था। गांव में अच्छी खेती थी और माँ को पेंशन मिलती थी। जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं था। रोहन की आवाज सुनते ही कुलदीप की माँ ने कहा, नासपिट्टा कालिया फिर आ गया, मेरे लड़के को आवारा बनाने में इसका ही हाथ है। आज अच्छे से खबर लेती हूँ। कुलदीप ने हर बार की तरह अपनी कसम चढ़ाई और घर से बाहर निकला और रोहन से बोला, निहारिका आती होगी, हम उसकी कोचिंग के पास खड़े होंगे, तू उसको रोकना और मेरी सारी बात उसको बता देना। अबे प्यार तेरा इजहार तुझे करना है, और जिस लड़की को मैं जानता भी नहीं हूँ उसे कैसे रोक लूँ? उसको रोकना नहीं, छेड़ना कहते हैं। ठीक है, मैं रोकता हूँ। दोनों बात ही कर रहे थे, इतने में निहारिका स्कूटी से आती हुई दिखाई दी। निहारिका ने मुस्कुराकर कुलदीप को देखा। कुलदीप ने रुकने का इशारा किया। वह रुकी तो रोहन दूर खड़ा था। निहारिका ने पूछा, क्या हुआ, आज हमसे बात करने की फुर्सत मिल गई? कुलदीप बोला, रोहन को तुमसे कुछ बात करनी है। निहारिका ने आश्चर्यचकित होकर कहा, देखो, मुझे उस कालिया से कोई बात नहीं करनी है।
कुलदीप बोला, मेरी खातिर एक बार प्लीज। निहारिका ने बोला, ठीक है, 7 बजे चौपाटी पर मिलो। कुलदीप और रोहन शाम 7 बजे चौपाटी पहुंचे। निहारिका आई। कुलदीप बोला, बता रोहन, तुझे क्या बात करनी थी? रोहन कुछ बोलता उसके पहले निहारिका बोल उठी, सुनो रोहन, प्यार मोहब्बत की बात मुझसे बिल्कुल मत करना, मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है। अगर ये बात है तो मैं अभी जा रही हूँ। रोहन बोला, बहन मेरी बात सुन लो प्लीज, मैं तो अपने दोस्त की जिंदगी मांगने आया था। कुलदीप दूर चला गया और रोहन निहारिका को कुलदीप की सारी बातें बताने लगा। निहारिका बोली, ओ माय गॉड, ये पहले क्यों नहीं बताया? पहले तो मैं उसके कांटेक्ट में थी, पर उसका स्वभाव बहुत घमंडी था। हमेशा सब पर अपना रोब झाड़ती कि उसके माँ बाप दोनों सरकारी नौकरी में हैं। रोहन बोला, मैंने तुमको अभी बहन बोला था, वो शब्द मैं वापस लेता हूँ। ओके बाय, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। निहारिका ने बोला, मिलना कौन चाहता है तुमसे दोबारा? लेकिन सलोनी के पास उसका नंबर है और वही उससे रोज़ बात करती है। अब तुम जाओ, निकलो। रोहन बोला, जरा सी मजाक करी नहीं बहन से और बहना रूठ गई। आइसक्रीम खाए बिना तो नहीं जाने दूंगा बहन को। दोनों कुलदीप के पास गए। निहारिका बोली, देख यार, तेरा फैसला गलत है, वो बहुत ही ज्यादा स्वार्थी लड़की है। अभी भी टाइम है तेरे पास, तू सोच ले। रोहन निहारिका से बोला, इसको आइसक्रीम का बिल देने दो, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं। अब ये बताओ सलोनी से कहाँ मिलें? निहारिका ने बोला, परसों मैं उसको यहाँ लेकर आता हूँ, फिर तुम्हें जो भी बात करनी है कर लेना। कुलदीप बोला, ठीक है, तुम जैसा बोलो, लेकिन सारी बातें रोहन करेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। निहारिका बोली, ठीक है, अब मैं जाती हूँ, मुझे टाइम हो रहा है। निहारिका निकल गई। रोहन बोला, कुलदीप चल चलते हैं, एक बहुत अच्छी फिल्म लगी है, शाहरुख खान की, रब ने बना दी जोड़ी। आज 9 से 12 चलते हैं। कुलदीप बोला, आज नहीं यार, माँ ने तेरे साथ जाते हुए देखा था, घर देर से लौटा तो मेरे साथ तुझे भी गालियां खानी पड़ेंगी। एक दिन के बाद निहारिका सलोनी को लेकर आई। रोहन और कुलदीप चौपाटी पर मिले। सलोनी मुस्कुराते हुए कुलदीप और रोहन को हेलो करती है। रोहन भावुक हो जाता है, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने रोहन को इतने अच्छे तरीके से हेलो बोला था। रोहन फटाफट रबड़ी रसमलाई ऑर्डर करता है। निहारिका कुलदीप को इशारा करती है, बिल तुमको ही भरना पड़ेगा। फिर निहारिका और रोहन मिलकर सलोनी को कुलदीप की लव स्टोरी सुनाते हैं। सलोनी हंसते हुए बोलती है, कौन? वो दीपा मोटी, शरद की गर्लफ्रेंड। कुलदीप सुनकर उठने लगता है। सलोनी बोलती है, पूरा तो सुन लो, शरद पढ़ने लिखने वाला लड़का है और दीपा ने इजहार किया तो शरद ने मना कर दिया। बचपन वाला प्यार है, चिल मारो। मेरी मोटी से बात होती है, तुम बोलो तो अभी फोन लगा देती हूँ। कुलदीप घबरा कर बोला, अभी नहीं, तुम कुछ दिन का टाइम लो, आराम से फोन लगाना, इसके बाद बताना। मैं अपनी नानी के यहाँ जा रहा हूँ, जो भी बात हो निहारिका को बता देना। रोहन बोला, निहारिका को नहीं, मुझे बता देना। इतना बोलकर रोहन बिल के लिए आवाज देता है। कुलदीप हैरान रह जाता है, पहली बार रोहन बिल दे रहा है, पर क्यों? निहारिका और कुलदीप सब समझ रहे थे। निहारिका और सलोनी चले गए। उनके जाने के बाद कुलदीप रोहन से बोला, भिखारी रोहन, आज तूने पैसे दिए, मैं सच में सपना देख रहा हूँ। रोहन बोला, भाई जीवन में पहली बार मुझे देखकर कोई मुस्कुराई। बाप ने बिजली के बिल के पैसे दिए थे, अब मेरे जीवन में सलोनी का उजाला आ गया है, घर की लाइट जाने दे। कुलदीप बोला, तेरा बाप गब्बर सिंह है, ले बिल के पैसे और सुन, एक हफ्ते में अपनी नानी के यहाँ जा रहा हूँ, लौटने पर मुझे रिजल्ट चाहिए। कुलदीप ने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और ट्रेन में बैठ गया। नानी का घर लखनऊ में था। नानी हर वर्ष घर में महाकाल भगवान की पूजा करवाती थी, जिसमें कुलदीप शामिल होता था। वह रास्ते भर दीपा के बारे में सोच रहा था। दीपा अभी क्या करती होगी, कितने बजे सो जाती है? वह अपने ख्यालों में इतना मगन था कि उसकी आंख लग गई। माँ ने रास्ते के लिए जो खाना रखा था वह भी खाना भूल गया। एक बात तो तय थी, दीपा उसे मिले या ना मिले, दीपा को कुलदीप से ज्यादा प्यार करने वाला दुनिया में कोई नहीं मिल सकता था। जब कुलदीप की नींद खुली तो लखनऊ स्टेशन आ चुका था। वह ट्रेन से उतरा तो देखा मामा का बेटा अजय उसको लेने आया था। वह नानी के घर पहुंचा। बहुत दिनों बाद वह नानी से मिल रहा था। उसको देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश हुए। दूसरे दिन पूजा हुई, पर कुलदीप का ध्यान तो देहरादून में था। उसने रोहन को फोन किया तो रोहन ने बताया कि इशारों इशारों में सलोनी ने एक बार दीपा से तुम्हारे बारे में पूछा था। दीपा का जवाब था कि हाँ, कुलदीप को जानती हूँ, जब उसकी माँ उसको मारती थी और वह चिल्ला चिल्ला कर रोया करता था तो आवाज हमारे घर तक आती थी। कुलदीप ने पूछा, और बता रोहन। रोहन बोला, अभी दीपा को बताया नहीं है कि तू उसको पसंद करता है, नानी के यहाँ से कब तक लौटेगा? कुलदीप बोला, बस आज पूजा खत्म हुई, कल या परसों तक वापस हो जाऊंगा। फिर वह पूजा में बैठ गया। इसके बाद महाकाल का रुद्र अभिषेक कर वह पूजा से उठा। उसका मन बहुत विचलित रहता था, चारों तरफ सिर्फ दीपा दिखाई देती थी।
आज पूजा में उसके नानी के पड़ोस में रहने वाली अंजलि भी आई थी, जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की पढ़ाई कर रही थी। अंजलि कुलदीप के पास आकर बोली, पहचाना मुझे? कुलदीप ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे साथ ही खेल कर तो बड़े हुए हैं। कुलदीप, तुम मुझे बचपन से पसंद हो, तुम्हारा जवाब जो भी हो मैं कल तक का इंतजार करूंगी। कुलदीप शांत सा हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो बोला, ठीक है, कल बताता हूँ। वो शर्माकर वहां से निकल गया और रोहन को फोन कर सारी बात बताई। रोहन बोला, देख लड़की की हिम्मत, कुछ सीख उससे। एक बात साफ कह दूं, दीपा टाटा बिरला के खानदान की आखिरी वंशज है। बाप ने मारुति 800 खरीद ली तो उसने टू व्हीलर वाली लड़कियों से बात करना बंद कर दिया। वो अपने लिए कोई पैसे वाला लड़का देखेगी। माना तेरी शक्ल सूरत अच्छी है, लेकिन पैसों के लिए मुझ जैसे कालिया से भी बात करने लगेगी। अब तू आशिक बन गया है तो एसआई बनने के ख्वाब छोड़ दे। 3 साल में तू सिपाही जरूर बन जाएगा। और सिपाही से शादी महारानी दीपा की शान के खिलाफ है। अब इसमें तुझे बाकायदा इंजीनियर लड़की मिल रही है तो भगवान को थैंक्स बोल, नंबर ले और आजा। और उसकी कोई छोटी बहन हो तो मेरा नंबर दे उसको, अपन दोनों साडू भाई बन जाएंगे। कुलदीप गुस्से में बोला, तेरी जबान है या राजधानी एक्सप्रेस, जो आ रहा है बोले जा रहा है। बिल्कुल ब्रेक नहीं है। मैं कल चुपचाप नानी के घर से निकल जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं सिर्फ दीपा से प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। वो हरीशचंद्र, सुन, एक काम का नंबर लेकर आ, और मार्केट में जस्ट फ्रेंड वाला बहुत चल रहा है। अभी बोल और वापिस आ जा, क्योंकि पारो के चक्कर में तू देवदास बनेगा, लिख कर रख ले। और रोहन कब तक संभालेगा, चंद्रमुखी भी तो होनी चाहिए। और बिल्कुल मत बताना तू सुमो पहलवान परिवार का दामाद बनने का सपना देख रहा है। कुलदीप ने रोहन की बातों पर ध्यान देते हुए अंजलि के आने का इंतजार किया। जब अंजलि आई तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कुलदीप ने बोला, फिलहाल हमारी बचपन की दोस्ती आगे चलती रहे, मैं तुम्हें फोन कर लिया करूंगा। अंजलि ने शर्माते हुए नंबर दिया और फोन करते रहने को कहा। बचपन की इंजीनियर मोहब्बत को छोड़कर कुलदीप के जीवन में आगे क्या होने वाला था, वह इस बात से अनजान था। वैसे आज उसको वापस अपने घर देहरादून भी जाना था। उसने अपनी नानी और पूरे परिवार का आशीर्वाद लिया। अजय ने स्टेशन तक पहुंचा दिया। अजय को गुड बाय बोल कुलदीप ट्रेन में बैठ गया। वही याद, वही भावनाएं, सपने देखते हुए दोपहर 3 बजे वह देहरादून स्टेशन पहुंच गया। उसने रोहन को फोन लगाया पर रोहन फोन उठाने को तैयार नहीं था। बार बार फोन काट रहा था। परेशान होकर उसने ऑटो किया और फिर अपने घर पहुंचा। शाम को रोहन ने कुलदीप को फोन लगाया और चौपाटी आने को कहा। कुलदीप बहुत क्रोध में गाड़ी उठाकर पहुंचा और सीधा रोहन पर धावा बोल दिया, कहाँ था तू? तुझे पता था कि मैं 3 बजे पहुंच जाऊंगा, उसके बाद भी घंटों रास्ता देखता रहा। रोहन बोला, भाई आज मैं पहली बार सलोनी को रेस्टोरेंट लेकर गया था, वहां मैंने उसको प्रपोज भी कर दिया। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन था, तूने थोड़ी सी मेहनत क्या कर ली, लगा है मुझे भजन सुनाने। कुलदीप बोला, माँ ने बचपन से बोला था कि कालिया से दोस्ती मत कर, बर्बाद कर देगा, धोखा देगा, लेकिन मैं नहीं माना। यहाँ मैंने तुझे अपने प्यार को पाने के लिए छोटा सा काम दिया था, मेरा तो कुछ हुआ नहीं, अब तो अपना चक्कर चलाने लगा। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। रोहन बोला, एक तो तेरी वजह से इतना कुछ किया, बस यही देखना बाकी रह गया था। तेरी वजह से सलोनी को प्रपोज किया, उसको घुमाया फिराया, मोबाइल रिचार्ज कराया, क्योंकि वही तो एक जरिया थी दीपा तक पहुंचने का। और आज रेस्टोरेंट भी तेरे काम से लेकर गया था। देख रोहन, मेरे साथ गेम मत खेल। लड़की तुझे मिली और मेहनत तू मेरी वजह से कर रहा है। देख तुझे कोई तो मिल गई ना, तू खुश है, अब मेरे लिए तो कुछ कर। रोहन बोला, वो देख सलोनी आ रही है, आज से वो तेरी बहन है। जब वो हाय बोले तो हाय सिस्टर बोलना, मैं रिस्क नहीं ले सकता। क्या घटिया आदमी है तू, गांव बसा नहीं तेरा, और अभी से तूने मुझे लुटेरा घोषित भी कर दिया। दोनों की बहस चल रही थी, तभी सलोनी पास आ गई। सलोनी दोनों को देखकर मुस्कुराई। तभी कुलदीप बोला, आप कैसी हो सिस्टर? ठीक हूँ भैया, और आप बताइए, मुझे आपके बारे में रोहन ने सब बता दिया है। मैंने दीपा को इशारा कर दिया है, आप बोलो तो भी फोन कर देती हूँ और सब कुछ बता देती हूँ। कुलदीप बोला, आज नहीं बाद में। रोहन बोला, नहीं अभी। बात बात करते हुए ये उसकी शादी में शहनाई बजाने जाएगा। कुलदीप बोला, ठीक है, अभी करो। सलोनी दीपा को फोन लगाकर बोली, तुम जिस लड़के के बारे में पूछ रही थी वो और कोई नहीं, कुलदीप भैया हैं, जो तुम्हारे घर के पास रहते थे। वो बहुत दिनों से ये कहना चाहते थे पर कह नहीं पा रहे थे। दीपा एकदम अचंभित थी। वो बोली, सलोनी मजाक मत करो, सामने वाले बंदे ने मुझे कभी आंख उठाकर नहीं देखा, वो मुझसे प्यार करेगा? सलोनी बोली, वो छुप छुप कर देखते थे तुम्हारे स्कूल के पास और सुबह मॉर्निंग वॉक पर। तुमने उन्हें कभी देखा नहीं। जो भी है मैंने तुम्हें बता दिया, अब आगे तुम्हारी जो भी मर्जी हो तुम मुझे बता दो। दीपा बोली, मुझे इन सब में नहीं पड़ना और ये बकवास है। सलोनी बोली, तू शरद के पीछे दीवानी बनकर पूरे स्कूल में घूमती थी और मुझे बता रही है? मैं ऐसी नहीं हूँ, जो हो कल बता देना, चल रखती हूँ। कुलदीप खुश तो था लेकिन अंदर से काफी डर गया था।
वो बोला, तुम्हें दीपा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। भैया, उसकी ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़के ने उसको प्रपोज़ किया है, अभी उसका थोड़ा भाव खाना तो बनता है। और आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना आपकी बहन। कहाँ आप उसके पीछे पड़े हो, कोई और अच्छी लड़की मिल जाएगी। रोहन बोला, मैं भी इसको हिंदी में यही समझा रहा हूँ। सलोनी बोली, भैया वो एक बहुत ज़्यादा घमंडी लड़की है, कुछ है तो नहीं ऐसा, पर ये उसका स्वभाव है, इसलिए मैं उससे बोलूंगी कि आप दिल्ली में पढ़ रहे हो और बहुत जल्दी जॉब करने लगोगे। कुलदीप बोला, पर झूठ क्यों, क्या ईमानदारी से प्यार को हासिल नहीं किया जा सकता है, जो मैं फरेब का सहारा लूं। सलोनी बोली, आप मुझ पर छोड़ दो, मेरे बिना पूछे आप कुछ मत करना, हम कल मिलते हैं। सुबह दीपा के पास सलोनी का फोन आया। सलोनी ने उसका फोन नहीं उठाया और उसको मैसेज भेज दिया, जब तक कुलदीप भैया के लिए तेरी तरफ से हाँ नहीं होती है तब तक हम मैसेज में बात करेंगे। अगर तुझे मंजूर हो मोटी तो हाँ बोल, नहीं तो मैसेज में भी बात नहीं करते। दीपा का रिप्लाई आया, ओके। दीपा तुरंत कुलदीप को फोन करती है और चौपाटी आने को कहती है। कुलदीप तुरंत चौपाटी पहुंच जाता है। सलोनी अपना मोबाइल कुलदीप को देती है और बोलती है, भैया ये मेरा फ़ोन है, मैंने मोटी को बोला है कि हम मैसेज से बात करेंगे। अब आपको मोटी से बात करनी है तो आप सलोनी बनकर बात कर सकते हैं। सलोनी, पर यह बहुत मुश्किल होगा, मैं लड़की बनकर कैसे बात कर सकता हूँ। भैया, आपको अपना प्यार पाना है तो करेक्टर में घुसना ही पड़ेगा। प्यार करते हो ना दीपा से? हाँ करता हूँ। तो आपको अनारकली बनना ही पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, दीपा के लिए फीलिंग है मेरे अंदर, लेकिन तुम्हारे शहजादे सलीम का फोन आएगा तब मैं क्या करूँगा। मेरे पास एक और फोन है, आप चिंता मत करो और घर जाओ। बेचारे कुलदीप को प्यार ने पागल तो कर ही दिया था, अब स्त्री बनने पर मजबूर कर दिया। टेक्स्ट मैसेज का जमाना था, कुलदीप को अब कैरेक्टर में जाना था। सलोनी का फोन लेकर कुलदीप घर चला आया, लेकिन अनारकली बने कुलदीप को घर पर अपनी मां मुगले आजम को संभालना था। कुलदीप मोबाइल घर लेकर घर पहुंचा। शाम को उसकी बहन आशी ने नया मोबाइल देख लिया और तुरंत मां को बता दिया गया। नया मोबाइल कहाँ से आ गया? माँ, रोहन का मोबाइल है, अभी नया लिया है उसने, कुछ दिन चलाने के लिए ले आया। तो अब रोहन मोबाइल भी चोरी करने लगा है? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अब रोहन के साथ तू भी चोरी करने लगा है? आवारा ने मेरे बेटे को भी चोर बना दिया। माँ प्लीज शांत हो जाओ, मैं कमरे में जाकर पढ़ाई कर रहा हूँ। इतना बोलकर कुलदीप अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। पढ़ाई उस किसको करनी थी, वह तो इंतजार में था कि कब दीपा का मैसेज आएगा। हर मिनट मोबाइल को उठाकर देखता, कुछ सोचता, बैठा रहता। इसी तरह 2 घंटे बीत गए, पर कोई मैसेज नहीं आया। माँ छोटी बहन को ताने मार रही थी, देख तेरा भाई कितनी पढ़ाई कर रहा है। पर भोली भाली माँ को क्या पता था, लड़का तो आशिक बन चुका था, लव की कोचिंग कर रहा था। सलोनी और रोहन जिसके मास्टर थे। पर कुलदीप को क्या पता था, बेरोजगार आशिक से अच्छे होते हैं समझदार आशिक, जो पहले पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा लेते हैं, फिर लड़की को पीछे घुमाते हैं। इनकी प्रतियोगिता तो तब सरल बन जाती है जब परीक्षा में बैठने वाले 50% लड़के आशिक होते हैं। कुलदीप अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी एसएमएस की आवाज़ आई। कुलदीप की आंखों में इतनी चमक और खुशी आ गई, मानो आज इंडिया वर्ल्ड कप जीत कर आई हो। पर यह घंटी सलोनी के लिए थी। आशिक ने मोबाइल उठाया, मैसेज देखा, लिखा था, हाय सलोनी, डिनर हो गया तुम्हारा? कुलदीप की कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोले। उसने लिखा, मैंने खाना खा लिया, आपने खाया क्या? पर भेजा नहीं, क्योंकि उसको लड़की बनकर मैसेज करना था। 1 घंटे तक वो टाइप करता रहा, आखिरकार वो लड़की के चरित्र में घुसा और रिप्लाई कर दिया, मैंने तो खा लिया, तू बता मोटी, खाया कि नहीं? दीपा का मैसेज आया, हाँ खा लिया, चल गुड नाइट, कल बात करते हैं। कुलदीप की खुशी का ठिकाना नहीं था, रात भर नींद नहीं आने वाली थी। तभी माँ की आवाज़ आई, कुछ खा ले बेटा, बहुत पढ़ाई हो गई। कुलदीप सोचते सोचते खाना खत्म करता है, बिस्तर पर जाता है। जागती हुई आंखों से सपना देखने के बाद जब नींद लगती है तो सुबह के 4 बज चुके थे। दोपहर 1 बजे सोकर उठता है। माँ भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि पढ़ाकू लड़कों की घर में एक अलग इज्जत होती है। दोपहर में उठकर 1 घंटे बाद रोहन को चौपाटी आने को बोलता है। दोनों मिलते हैं। उसे देखकर रोहन बोला, आज लड़के के चेहरे की चमक तो देखो, हो गई सलोनी की बात दीपा से? कुलदीप शर्माते हुए बोला, बस एक मैसेज आया था, मुझसे ज्यादा अच्छी किस्मत तो तेरी है, सब कुछ ठीक है, तुझे तेरी मोहब्बत मिल गई। मोहब्बत मिल तो गई लेकिन चलेगी नहीं, तुझे तेरा प्यार मिल सकता है। तू और दीपा ठहरे एक जात समाज, सलोनी और हम अलग जाति के ठहरे। घर वालों को पता चलेगा तो समाज का रोना। 1950 का एक एंगल हमारे समाज का ठेकेदार है, वो समाज से हमारे बाप को निकालने की धमकी देगा। कभी एक बोरी चावल भिजवाए नहीं घर, लेकिन हुक्का पानी बंद की कहानी। जबकि हमारा बाप ना हुक्का पीता है और पानी के लिए घर में बोरिंग मशीन है, फिर भी बाप हमारा डर जाएगा। समाज के 1,000 लोगों को भोजन करवाने का फरमान अलग, जैसे हम उनकी बिटिया को लेकर भाग रहे हो। पहले जात की लड़की नहीं मिली, दूसरी मिली तो परिवार को पसंद नहीं आएगी,
और बाप गोली मारेगा वो अलग। बचपन में ही कुंडली देखकर बताया था उत्तर दिशा में शादी होगी हमारी। सलोनी का घर पश्चिम में है, पूरी दिशा मिलान की है हम। ऐसा नहीं हम उत्तर दिशा देखकर खूब लाइन मारे, लेकिन हमारे कालिया होने की वजह से कोई घास नहीं डाली हमको। बस कर पगले, मैं हूं ना, मुझसे दर्दनाक तो तेरी कहानी है। अपन दोनों साथ में देवदास बनेंगे। पागल है क्या? उत्तर दिशा और जाति में मेरा प्रयास जारी है, पारो नहीं चंद्रमुखी सही। अंजलि से भी बात कर लिया कर, नहीं तो नंबर मुझे दे, तेरा ये काम मैं कर दूंगा। सलोनी कम है क्या जो अंजलि पर नजर है तेरी? जब तू सलोनी बनकर दीपा से बात कर सकता है तो मैं कुलदीप बनकर अंजलि से बात नहीं कर सकता क्या? ठीक है भाई, तुझे जो लगे वो कर। अब मैं चला घर। और सुन, पारो सिर्फ पारो है। अब तो पारो आएगी या देवदास की जान जाएगी। ओम शांति। चल निकल ले घर। कुलदीप घर पहुंचा ही था कि दीपा का मैसेज आया। सलोनी क्या कर रही है? कुछ नहीं, अभी घर पहुंची हूँ। तो अब तो फ़ोन कर सकती हूँ ना मैं तुझे? नहीं, जब तक तू कुलदीप भैया के लिए कोई जवाब नहीं देती तब तक मैसेज में बात कर। यार तू तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई है, मुझे कुछ टाइम तो दे बहन। ठीक है बहन, जब तेरा कुछ फाइनल हो जाए तो मुझे बता देना, मैं तभी तुझसे बात करूंगी। बेचारा कुलदीप जिस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, उसकी बहन बन गया। लेकिन आशिकी का भूत तो चढ़ा हुआ था। इसी तरह कुलदीप सलोनी बनकर बात करता रहा, लेकिन दीपा की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। 1 महीना बीत चुका था, लेकिन इस 1 महीने में कुलदीप दीपा के लिए पूरी तरह सलोनी बन चुका था। उसके बात करने का हाव-भाव बिल्कुल सलोनी की तरह हो गया था। वह अधिकतर मैसेज लड़कियों की तरह रिप्लाई करता, दिन भर कमरे में कैद रहता। दीपा का कोई जवाब आ नहीं रहा था। एक दिन दीपा के पास उसकी सहेली आकांक्षा का फ़ोन आया। हाय दीपा, कैसी हो? ठीक हूँ आकांक्षा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ यार, क्या तुम्हारे पास सलोनी का नंबर है? मुझे सेंड करना, कुछ ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, मैसेज में भेजती हूँ तुमको। आकांक्षा ने सलोनी के नंबर पर फ़ोन लगाया। कुलदीप ने फ़ोन उठाया। कुलदीप ने बताया कि ये नंबर फ़िलहाल उसके पास है, सलोनी दूसरा नंबर चला रही है। कुलदीप सलोनी का नंबर आकांक्षा को भेज देता है। दीपा का फ़ोन आकांक्षा के पास आता है। वो पूछती है, सलोनी से बात हुई या नहीं? आकांक्षा दीपा को बताती है कि तुमने किसी कुलदीप का नंबर दिया था, उससे बात हुई। तब उसने सलोनी का सही नंबर दिया। यह सुनते ही दीपा के होश उड़ जाते हैं। वह एकदम से घबरा जाती है और समझ जाती है कि सलोनी उससे क्यों फ़ोन पर नहीं मैसेज में बात करने को बोल रही थी। दीपा समझ चुकी थी कि पिछले 1 महीने से कुलदीप सलोनी बनकर बात कर रहा है। उसके अंदर सलोनी के लिए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। उसने सलोनी को नए नंबर पर फ़ोन लगाया। सलोनी ने फ़ोन उठाया। हेलो। सलोनी चौंक गई नया नंबर देखकर। बोलो, क्या कहना चाह रही हो? सच-सच बताना, पिछले 1 महीने से मुझसे कौन बात कर रहा था? कुलदीप भैया कर रहे थे और सारी प्लानिंग मेरी थी, उनकी कोई गलती नहीं है। इतना बड़ा धोखा? तू दोस्त कहलाने के लायक नहीं है। मुझे शर्म आ रही है कि तू कभी मेरी दोस्त थी। हर एक कम पैसे वाली लड़की को शर्म आती है कि तुम कभी उसके दोस्त थे। मैं तेरी दोस्त इसलिए भी थी कि हैसियत और पैसे में मैं तुझसे ज़्यादा हूँ। अपना मुँह बंद रख। सच इतना कड़वा क्यों लग रहा है? और अगर मैंने अपने भाई को 2 पल की खुशी दी, तो इसमें बुराई क्या है? तूने मुझे धोखा दिया है। तुझे जो सही लगे। आज के बाद मैं तुझसे और तुम मुझसे कोई बात मत करना। ओके, बाय। सलोनी ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया। सलोनी ने कुलदीप को सारी कहानी साफ कर दी और बोला भी, भैया आपको उससे अच्छी लड़की मिल जाएगी, आप मेरी बात मानें। लेकिन बेचारा आशिकी का मारा टूट गया। उसने हिम्मत की और मैसेज में सारी बातें लिखकर दीपा को भेजी। दीपा का कोई जवाब नहीं आया। कुलदीप ने हार नहीं मानी और वो दीपा को रोज मैसेज भेजता। उसको लगता था, मैं दीपा से एक दिन में कितनी बार बात कर लूं। दीपा भी परेशान हो चुकी थी। एक तरफा प्यार हमेशा आशिक की जान ही लेता है। एक दिन कुलदीप के पास एक मैसेज आया, मेरी बात सुने आप, मुझे परेशान ना करें, मेरा पीछा छोड़ दें और मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बॉयफ्रेंड प्यार के साथ खुश हूँ। ये मैसेज देख कर कुलदीप की आंखें भर आई। वह शांत चुपचाप बैठा रहा। उसने एक मैसेज किया, यह प्यार कौन है? दीपा का तुरंत मैसेज आया, 21 दिसंबर को वह 22 साल का हो जाएगा, इंजीनियर है, बड़े घर से, समझ गए आप? इसलिए मुझे परेशान मत करो और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। कुलदीप का प्यार सच्चा था, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। उसका दीपा की तरफ हुआ पहला आकर्षण उसे हार मानने को मना कर रहा था। दीपा ने खुद स्वीकार कर लिया था, वह किसी और लड़के से प्यार करती है। उसने सबसे पहले अपना फ़ोन बंद किया और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। यह उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी, क्योंकि अगर आपको कोई पसंद नहीं करता तो आप उसको दोष नहीं दे सकते। प्यार का इजहार और प्रयास करना कुलदीप का काम था, जो उसने पूरी ईमानदारी से किया। पसंद या नापसंद करना दीपा का काम था, उसने अपना काम किया। कुलदीप ने अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहन के पास जाना बेहतर समझा। वह रोहन के घर पहुंचा, रोहन को तुरंत बुलाया। कुलदीप ने रोहन को सारी बात सच बता दी और वादा लिया कि दीपा के लिए किसी को कुछ नहीं बोलेगा। कुलदीप बहुत भावुक था, बस उसका रोना ही बाकी था। रोहन उसकी हालत देखकर बोला,
भाई मेरी बात सुन ले, फिर 5 मिनट बाद रो लेना। जीवन भर रोना है रोहन भाई। सुन, नानी वाली अंजलि याद है तुझे, जिससे मैं कुलदीप बनकर बात किया करता था? हाँ पता है, तो मैं क्या करूं? अंजलि तुझे मिल रही है तो दीपा में पागल क्यों है? मुझे नहीं पता, लगता है किसी ने काला जादू कर दिया है। दिन भर रात में बस वही दिखती है, क्या करूं मैं? रोहन बोला, अपनी अमानत संभाल, अंजलि से बात करके देख, बहुत अच्छी लड़की है। दीपा और तू एक उम्र है, उसने अपने से 5 साल बड़े लड़के को पसंद किया है। वैसा तू भी कर, पढ़ाई लिखाई कर, जब तू बड़ा आदमी बनेगा तो बहुत सी आगे पीछे घूमेंगी। किसी और की दीपा तेरे प्यार में पागल होगी। उसको प्यार नहीं, स्वार्थ कहते हैं भाई। घर निकल और प्रवचन दे, बहुत स्कोप है इसमें। सीधी बात समझ नहीं आती, जिसकी आंखों में चांदी की परत चढ़ी हो वो हीरे की कीमत नहीं समझता। क्या ये भूत चढ़ा है तेरे सिर पर? 2 साल पढ़ लिख कर अच्छा पैसा कमा, वो प्यार को छोड़कर तेरे पास आ जाएगी। और तुझसे अच्छा मिला तो उसके पास, इसलिए बोल रहा हूँ समय खराब मत कर। तू ठीक बोल रहा है रोहन भाई, मुझे शायद उसको भूल जाना चाहिए। लेकिन मुझसे 1 महीने बात होने के बाद वो मुझसे दूर गई क्यों? और इसके बाद जब मैं उससे सलोनी बनकर बात करता था, तब मैंने उससे कई बार पूछा, क्या उसकी ज़िंदगी में कोई है? तब तो वह बहुत सीधी बनती थी। इस क्यों का जवाब तो मैं लेकर रहूँगा भाई। एक बात बताओ, क्यों का जवाब पाकर अली बाबा का खजाना मिल जाएगा क्या तुमको? सीधी बात है, पैसा कमाओ, एक जात के हो, समाज की दिक्कत नहीं, शादी कर लो। क्यों का जवाब ढूंढने में जीवन खराब हो जाएगा। जब इतनी समझदारी है तो खुद क्यों नहीं करता पढ़ाई लिखाई? बस ज्ञान देने को बोल दो, ये नहीं कि मेरा साथ दे। तू पागल है, मेरा बाप इतनी बड़ी किराना दुकान और आटा चक्की मुझे विरासत में देगा? जोड़ घटाना सीखने के लिए अल्फा बेटा में दिमाग क्यों लगाऊं? 50 रुपए के कैलकुलेटर से हमारी जिंदगी पार हो जाएगी, अपनी सोचो। कुछ नहीं करोगे तो खेती बाड़ी करोगे, जब हल चलाओगे तो तुम्हारी पत्नी प्याज रोटी लेकर दोपहर में आएगी, और वो दीपा तो नहीं होगी। अब बता, मैं सही बोल रहा हूँ ना? तू ठीक बोल रहा है रोहन, लेकिन सिर्फ 1 महीने अपने प्यार को साबित करने का मौका दे। अगर दीपा मिल गई तो उसकी प्रेरणा से मैं बहुत बड़ी नौकरी करूंगा। अबे तू किसी प्रेरणा से प्यार कर ले, दीपा की प्रेरणा से तो तू पक्का गंजेड़ी बनेगा। क्योंकि वो भाव खाती रहेगी, तू मनाता रहेगा, बाथरूम में भी मोबाइल लेकर घुसेगा और निकलेगा 2 घंटे बाद। बात मान, पढ़ाई में ध्यान दे, और कल आ जाना। प्यार में तू भूल गया था, प्रैक्टिकल बनाकर तैयार करना है। वाकई यार, सच में भूल गया, तेरी कसम मैं तैयार कर लेता, लेकिन एक दिन में कैसे करूं? पिछले साल छात्र छात्राओं ने 1 सप्ताह लगन और मेहनत से प्रोजेक्ट तैयार किए थे, वह जुगाड़ से मिल जाएंगे। 300 रुपये लेते आना। पहला पेज निकाल कर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख देना। पर यह गलत है रोहन भाई, किसी ने कितनी मेहनत से बनाया होगा। एक दिन है तेरे पास, बना लेना। नहीं रोहन, अभी ले पैसे और प्रोजेक्ट जमा दे। मैं घर निकलता हूँ। कुलदीप को रोहन की बात समझ आ रही थी। किसी को हासिल करने के लिए खुद काबिल बनना पड़ता है। वह निश्चय कर चुका था कि अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाना है, प्यार मिले या ना मिले। लेकिन एहसास हमेशा रहे कि वह अपने प्यार के काबिल था। वह सबसे पहले कंप्यूटर सेंटर गया, सबसे पहले उसने प्रिंट निकलवाया और कल के प्रोजेक्ट में इंटरव्यू कैसे देना है यह सोचने लगा। आज वह पढ़ाई लिखाई के मूड में था। जैसे ही वह पढ़ाई की टेबल पर बैठा, दीपा का मैसेज आ गया। तुमने मेरी और सलोनी की दोस्ती तुड़वाई, खुशी मिल गई होगी अब तो। कुलदीप ने एक मैसेज 50 बार देखने के बाद जवाब दिया, तुम मेरी वजह से दोस्ती मत तोड़ो, मैं सलोनी से बोल दूंगा कि सारे गिले शिकवे दूर कर बात करने लगे। ओके फाइन कुलदीप, देखो जो भी है तुम्हारी तरफ से है, और तुम जिस शहर में हो वहां मुझे जानने वाले लोग बहुत हैं। मुझे पता है तुम अच्छे लड़के हो, इसलिए तुम प्रॉमिस करो आज के बाद किसी से भी मेरे बारे में कोई बात नहीं करोगे। सोच समझकर कल तक मैसेज कर देना। दीपा की एक लाइन, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, इस लाइन ने कुलदीप को पागल कर दिया। वह प्रोजेक्ट इंटरव्यू सब भूल गया, पता नहीं किन यादों में खो गया। शायद उसके पास एक मौका है, कल वो दीपा को क्या मैसेज करेगा, यही सोचते हुए उसको नींद आ गई। सुबह फोन की घंटी बजी, फोन पर रोहन था। उसने बोला, जल्दी बाहर निकल, प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूँ, तैयार रहना। कुलदीप तैयार हुआ, रोहन उसको लेने आ चुका था। रोहन ने बैग से फाइल निकाली और कुलदीप को दे दी और बोला, जो 2 फाइल हाथ लगी में उठा लाया, तुम देख लो, रोल नंबर तुम्हारा पहले है। कुलदीप ने फाइल बिना देखे बैग में डाली और बोला, दीपक के बारे में जरूरी बात है। रोहन बोला, ठीक है, बाइक पर बैठ, सुना अपनी राम कहानी और शर्माना कम, बताना ज्यादा। कुलदीप ने सारी बातें रोहन को बताई। रोहन बोला, बेटे उसने तुझे गुस्से में बता दिया, उसकी जिंदगी में प्यार है और तू दुखी आत्मा देवदास बनकर इसका ढनोरा ना पीटे, इसलिए वो तुझे अच्छा लड़का बोल रही है। तू उसको अभी लिख कर भेज, ओके प्रॉमिस। उसका अगला जवाब होगा, प्यार के बारे में किसी को मत बताना। दोनों की बात करते हुए कॉलेज आ गया। रोहन बोला, प्रोजेक्ट देख ले, अगर कमी होगी तो भी दूसरा जुगाड़ कर लूंगा। अरे नाम ही तो चिपकाना है अपना, तू ऊपर जा, मैं मैसेज कर लूँ। ओके बाय, मैं अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लूँ। कुलदीप ने दीपा को मैसेज किया, ओके प्रॉमिस, जैसा तुम चाहो। और दीपा के मैसेज के इंतजार में रहा। दीपा का मैसेज आया, थैंक्स यार, प्यार के बारे में किसी को मत बताना, जैसा रोहन ने बोला था।
कुलदीप सोचता ही रह गया। तभी रोहन का फोन आया। देवदास ऊपर आजा, फाइल कंप्लीट कर लेते हैं। कुलदीप टाइम देखते हुए ऊपर दौड़ा और बैग से फाइल और एक पेज निकाला जिसमें कुलदीप का नाम था। और जैसे ही कुलदीप ने फाइल खोली, रोहन और कुलदीप दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये फाइल थी ब्यूटी पार्लर की और यह प्रोजेक्ट लड़कियों को दिया गया था। अपने प्यार की पढ़ाई में व्यस्त कुलदीप ने जब ब्यूटी पार्लर की फाइल देखी तो उसके होश उड़ गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। समय बिल्कुल नहीं था। रोहन बहुत गुस्से में बोला, 5 मिनट दीपा को भूलकर फाइल चेक कर लेता, किसी और के लिए नहीं तो अपनी मुंह बोली बहन सलोनी के लिए सोच लेता। वो क्या सोचेगी तेरे बारे में? अभी तक लड़की बनकर बात करता था, अब लड़कियों वाले प्रोजेक्ट बनाने लगा है। आगे जाकर क्या खोलेगा, ब्यूटी पार्लर? रोहन अपना गुस्सा कुलदीप पर निकाल रहा था। इतनी देर में माइक पर खबर आई, सभी छात्र छात्राएं अपना प्रोजेक्ट जमा करें, इंटरव्यू 2 घंटे बाद लिया जाएगा। कुलदीप रोहन की तरफ देखते हुए बोला, भाई रोहन सुन, तुझे तो व्यापारी बनना है, आटा चक्की किराना दुकान, अपना प्रोजेक्ट मुझे दे दे। मोटी के प्यार में पागल, मेरी बलि क्यों दे रहा है? मेरा बाप मजदूरी करवाएगा मुझसे कॉलेज की फीस वसूल करने के लिए। तू ज्ञानी है, हाजिर जवाब है, मैं तुझसे ज्ञान लेता हूँ। साथ ही सलोनी के साथ हम सब घूमने वाले थे। झूठ मत बोल बे, ले प्रोजेक्ट। लेकिन सलोनी मुझे उस टाइप का लड़का समझे तब तू संभाल लेना। रोहन ने अपना प्रोजेक्ट कुलदीप को दिया और खुद ब्यूटी पार्लर का प्रोजेक्ट जमा कर दिया। अब बारी आई इंटरव्यू की। सभी को बारी बारी से प्रोफेसर अनुपम पूछ रहे थे, क्या सोचकर आपने यह प्रोजेक्ट तैयार किया? कुलदीप की बारी आई। कुलदीप, क्या सोचकर आपने कंप्यूटर का प्रोजेक्ट तैयार किया है? सर, बहुत सी फील्ड में मशीनों की वजह से रोजगार कम हो रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी फील्ड है जिसमें परिवर्तन होते रहेंगे। रोज नए सॉफ्टवेयर बनेंगे। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे उस युग से कंप्यूटर में परिवर्तन हो रहे हैं। अन्य बहुत सी सार्थक जानकारी दी, कंप्यूटर के बारे में हर चीज बताई। प्रोफेसर अनुपम खड़े होकर कुलदीप के लिए ताली बजा रहे थे। कुलदीप रोहन के पास आया। अभी रुक, मेरी बारी आएगी तब मैं क्या बोलूंगा। मुझे कंप्यूटर का ज्ञान था तो मैंने बोल दिया, तू भी बोल देना, लड़कियों का प्रोजेक्ट है। क्या बोलूं, मैं ब्यूटी पार्लर खोलना चाहता हूँ क्योंकि बचपन से मैंने ब्यूटी पार्लर वाली सपना भोजी से बाल कटवाए हैं। मेरी माँ चाहती थी लड़की जो पैदा हो तो ब्यूटी पार्लर खोले, और पैदा होगा कालिया लड़का जिसमें खुद ब्यूटी नहीं है। कहाँ मरवाया रे सुमो पहलवान? दीपा, तू हाँ बोल दे, नहीं तो पागल आशिक मेरी जान ले लेगा। तभी प्रोफेसर अनुपम रोहन का नाम पुकारते हैं। प्रोफेसर अनुपम हंसते हुए, रोहन क्यों बनाया ये ब्यूटी पार्लर का प्रोजेक्ट तुमने? ऐसा क्या सोचा था? इससे तुम क्या हासिल कर पाओगे? पूरी क्लास रोहन के ऊपर हंस रही थी। सभी मजाक बना रहे थे। कुलदीप खड़ा हुआ और बोला, सर मैं बताता हूँ। सर, रोहन ने आज साबित कर दिया कि माँ से बड़ा कोई नहीं होता। रोहन ने अपनी माँ के सपने को आपके सामने रखा है। पूरे कॉलेज में लोग इसको कालिया कहते हैं। इसे काला होने का कोई दुख नहीं, लेकिन माँ के लिए ब्यूटी पार्लर खुलवाकर हर लड़की की खूबसूरती को निखारना चाहता है। गरीब लड़कियों की शादी में मुफ्त सेवा देना चाहता है रोहन। मुझे इस पर गर्व है। पूरी क्लास प्रोफेसर अनुपम तालियां बजाने लगते हैं। प्रोजेक्ट क्लास खत्म हो जाती है। सब चले जाते हैं। रोहन कुलदीप से बोलता है, आज तू नहीं होता लोग मेरा मजाक बना देते। कितनी इज्जत बढ़ा दी आज तूने सबके सामने। वैसे तेरा दिमाग चला कैसे? लोग तेरा मजाक बना रहे थे, तुम मुसीबत में था और कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेरे पास, इसलिए झूठ बोलना पड़ा। जब भगवान ने दिमाग ठीक ठाक दिया है तो उसका उपयोग क्यों नहीं करता? वो देख, दीपा आ रही है। कुलदीप घबरा जाता है, यहाँ वहाँ देखने लगता है। रोहन बोलता है, तेरी कल्पना करने की शक्ति अच्छी है ना, सोच। कुलदीप बोलता है, हाँ मुझे दीपा दिख रही है। थोड़ी बारिश हो रही है, तू बाइक पर छाता लेकर बैठा है, वो दौड़ रही है तेरी तरफ। हाँ रोहन, अब वो तेरी बाइक पर बैठने वाली है। हाँ भाई आगे बोल। पीछे से मैं कार लेकर आ गया, अब बता आगे क्या होगा। वो तेरे साथ बैठेगी और चली जाएगी। सत्य का ज्ञान हुआ ना बेटे, यही है जिंदगी की सच्चाई। माना मैं फटीचर हूँ, लेकिन वो लड़की प्यार कार से करती है। कोई तो मिलेगा कार वाला जो तेरे प्यार पर 200 की स्पीड से गाड़ी चढ़ाकर निकल जाएगा। इसलिए पढ़ाई कर, अगर उसको हासिल करना है तो काबिल बन, और अगर मेरे काबिल बनने तक वो दूर चली गई तो काबिल तो बन ही जाएगा। और अब आखिरी बार समझा रहा हूँ, नहीं तो मुझसे बात मत करना। पागल है तू? ये देख तेरे सामने फोन से नंबर डिलीट। अभी तक 2 लाख बार उसका फोन नंबर देख चुका है। मुझे मत समझा, नंबर डिलीट। ला फोन दे। रोहन ने कुलदीप के नंबर से मैसेज किया, तुम प्यार के साथ प्यार से रहो, अपना नंबर चेंज करो क्योंकि मुझे तुम्हारा नंबर याद हो चुका है। तुमसे प्यार करना मेरी गलती थी और मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। ओके बाय। दीपा के पास मैसेज पहुंच जाता है। ये तूने क्या किया रोहन? मेरी जिंदगी में आग लगा दी। कोई आग नहीं लगाई है, वो घमंडी लड़की है। जब उसको लगेगा एक बेवकूफ़ था जो मेरे पीछे सच्चे आशिक की तरह पड़ा था तो खुद बात करेगी। कुलदीप कुछ बोलता इसके पहले ही मोबाइल में मैसेज की घंटी बजती है। ओके रोहन, अब 4 दिन के लिए मोबाइल मेरे पास छोड़ दे, जीवन में सुकून मिलेगा। कुलदीप मोबाइल रोहन के पास छोड़कर अपने काम में व्यस्त हो गया।
4 दिन के बाद रोहन कुलदीप के पास आकर बोला, आधी जायदाद करेगा मेरे नाम। अभी तक पैसे मांगता था, अब आधी जायदाद मांग ली। मोटी तुझसे बात करने को तैयार है, जस्ट फ्रेंड मैसेज के द्वारा। कुलदीप की आंखों में चमक आ गई। उसने रोहन को चूम लिया। उसने खुशी में पूछा, ये चमत्कार तूने किया कैसे? सबसे पहले तो उसको अंजलि के बारे में सब बोलकर गुड बाय बोला। उसने भी गुड बाय बोला। फिर एक मैसेज किया। मैंने लार नहीं टपकाई, 2 दिन तक कोई मैसेज नहीं, ट्रैक पे आई। फिर मैंने बोला, यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली जा रहा हूँ। एक दिन बाद जस्ट फ्रेंड वाली बात सामने आई, क्योंकि वो प्रेम को धोखा नहीं देना चाहती। रोहन, तूने झूठ बोला। कोई बात नहीं मेरे लाल, सब सच बता देता हूँ। रोहन भाई, बड़ी मुश्किल से तो बात हुई है। कितनी मेहनत लगी। क्यों? पहले दीपा की फ्रेंड, फिर उसकी फ्रेंड, तू लड़की बना मुझे ब्यूटी पार्लर खुलवा दिया। अब आगे मुझसे नहीं झेला जाएगा। कुलदीप ने रोहन से मोबाइल लिया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दीपा से मैसेज में वह रोज बात करता था। सुबह पढ़ाई के लिए उठने वाला लड़का दीपा को गुड मॉर्निंग करने के लिए उठता था और तब तक बैठा रहता जब तक दीपा उसे गुड मॉर्निंग नहीं बोल देती। मोबाइल ही कुलदीप की दुनिया बन चुकी थी। वह हर 5 मिनट में जेब से मोबाइल निकालकर देखा करता। एक लायक लड़का जो जीवन में कुछ कर सकता था, वह फिलहाल आशिक बनकर रह गया था। लिखकर मिटा देना भी जनाब की खूबसूरत अदा है। यहाँ कुलदीप बेचारा सोच रहा था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन शायद उसे दीपा से बार बार धोखा मिलना उसकी किस्मत था। हो सकता है संपूर्ण संपर्क भी एक प्रमुख कारण था, लेकिन आशिकी का भूत उतरना भी जरूरी था। कुलदीप और दीपा रोज बात कर रहे थे। दीपा के सुबह उठने से लेकर रात को सुलाने तक का काम कुलदीप करता था। दीपा की हर बात की चिंता करना। वह दीपा से एक बार मिलना चाहता था, लेकिन दीपा उसको हमेशा मना कर देती थी। लेकिन बात हो जाती थी, इससे ही उसके जीवन में संतोष था। कुलदीप का रोहन से मिलना कम हो गया था। वह अकेला रहना पसंद करता था। माँ और बहन दोनों खुश रहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कुलदीप बंद कमरे में पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई तो कुलदीप कर रहा था, लेकिन आशिकी का विषय उसने गलत चुन लिया था। कुलदीप के एग्जाम नजदीक थे। सभी को लग रहा था इस बार उसके 80% से अच्छे नंबर आएंगे। परीक्षा हुई। कुलदीप की उम्मीद के अनुसार पेपर बहुत अच्छे नहीं गए थे। रिजल्ट के दिन वो और रोहन एक दूसरे से मिले। रोहन 52% अंक के साथ पास हुआ और वहीं कुलदीप के 58% अंक थे। रोहन बहुत खुश था और कुलदीप उतना ही दुखी। रोहन कुलदीप के पास आया और पूछा, एक बात बता भाई, दीपक को खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है? सूजी का उपमा। बस यही तो नहीं पूछा एग्जाम में, नहीं तो आज कॉलेज में टॉप कर लेता भाई। और ताने मार ले भाई, मैं जा रहा हूँ। जाओ घर, और याद रखना अगली बार इतने के भी लायक नहीं रहोगे। माँ ने पैदा किया, बहन के साथ बड़े हुए, आज उनके लिए कुछ करने का टाइम आया तो वो मोटी सब हो गई तेरे लिए। रोहन कुलदीप के रिजल्ट को लेकर बहुत गुस्से था। कुलदीप बहुत गुस्से में आ गया। वो रोहन से बोला, मेरी जिंदगी है, मैं जैसे भी जी हूँ, और आज के बाद दीपा के खिलाफ एक शब्द बोला तो मैं हाथ उठा दूंगा। एक काम कर, मार मुझे। किसके लिए मारेगा? उस लड़के के लिए जो तेरे साथ किसी और लड़के से भी बात करती है, और जिसकी जिंदगी में तीसरे का भरोसा नहीं। वो तुझसे बात ही इसलिए करती है क्योंकि मैंने हजारों झूठ बोले हैं, जिसका कल का भरोसा नहीं। कुलदीप से रहा नहीं गया। उसने रोहन को गालियां देनी शुरू कर दी। बात बहुत आगे बढ़ जाती। कॉलेज के दोस्तों ने आकर बीच बचाव किया। कुलदीप ने आशिकी के भूत ने अपने सच्चे दोस्त को गालियां दी, जो हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा था। ऐसा नहीं, वह पछता नहीं रहा था। ये बात उसको समझ आ रही थी कि रोहन सच कह रहा है, लेकिन कुलदीप के दिमाग में ऐसा भूत सवार था कि वह दीपा के बिना एक पल नहीं रह सकता था। लेकिन क्या रोहन के साथ उसने ठीक किया? कुलदीप बहुत उदास बैठा हुआ था। आज उसके द्वारा दी गई गाली रोहन को बार बार याद आ रही थी। तभी सलोनी का फोन आया। कुलदीप ने फोन उठाया। हेलो। बोलो सलोनी। भैया, आज आपने रोहन से जो लड़ाई की वह ठीक नहीं हुआ। बचपन की दोस्ती को कल की आई लड़की के लिए। पता नहीं सलोनी, मुझे क्या हो गया था। मैं दीपा के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन रोहन ने जो कहा सही कहा। आपकी स्टोरी सुनकर हर कोई आपको बेवकूफ आशिक कहकर मजाक उड़ा रहा है। सलोनी, में जल्दी कोई निर्णय लूंगा और पूरी कोशिश करूंगा रोहन को मनाने की। कुलदीप का निर्णय कुछ और नहीं बल्कि सलोनी से भी दूरी बनाने का था। उसने 2 दिनों तक दीपा को कोई मैसेज नहीं किया। 2 दिन बाद दीपा का मैसेज आया। क्या हुआ, 2 दिन से तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आया? तुम्हारे जीवन में पहले से प्रेम है, सिर्फ दोस्ती मुझसे नहीं हो सकती। रोहन और सलोनी से भी लड़ाई हो गई। वो तुम्हें कुछ बोलते हैं तो मेरे अंदर आग सी लग जाती है। तो ठीक है, या तो रोहन और सलोनी से बात करो या मुझसे। मुझे टाइम चाहिए। ओके, अपना टाइम लो। जो भी हो मुझे बता देना। कुलदीप ने मैसेज किया। दीपा, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैं सोकर उठता हूँ, मुझे तुम नजर आती हो। रात भर करवट बदलते मुझे तुम्हारा ही ख्याल रहता है। अब तुम इसको आकर्षण कहो या प्यार, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने के बाद भी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, फिर रोहन और सलोनी से दूर रहना, जैसा तुम कहो दीपा। कोई प्यार में इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? रोहन कुलदीप के बचपन का दोस्त था।
हर सुख दुख में रोहन कुलदीप के साथ खड़ा होता था। सलोनी कुलदीप को अपने भाई की तरह मानती थी, लेकिन प्यार अंधा होता है और इस अंधे प्यार की तलाश में कुलदीप सब कुछ भूलकर बैठा था। वह हर बार दीपा से मिलने के लिए बोलता, लेकिन दीपा को ये घमंड आ गया था कि वह विश्व सुंदरी है और एक लड़का है जो पागलों की तरह उससे प्यार करता है। कुलदीप की दुनिया में खाना पीना रिश्ते नातों का कोई मतलब नहीं था। उसके जीवन का जैसे एक ही मकसद बन गया था, दीपा से बात करना। एक बार बातों ही बातों में उसने दीपा को बता दिया कि वह यूपीएससी की पढ़ाई नहीं कर रहा है। दीपा चतुर और चालाक लड़की थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बात करने का तरीका सामान्य हो गया था। दीपा के करीब केवल झूठ बोलकर जाया जा सकता था और कुलदीप सच्चे प्यार की दुआई में ये करना नहीं चाहता था। एक दिन दीपा का अचानक से मैसेज आया कि मैं तुमसे आगे बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे छोटे भाई ने तुम्हारे सारे मैसेज पढ़ लिए हैं। और माँ ने कहा, कैसे सड़क छाप आदमी से बात कर रही हो, थोड़ी शर्म तो होनी चाहिए। कुलदीप ने मैसेज किया, प्लीज दीपा ऐसा मत करो, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा, मुझे मार लो, डांट लो, गाली दो, मैं कुछ कर लूंगा, प्लीज ऐसा मत करो यार। सॉरी, माँ को मोबाइल देना पड़ेगा और अब तो प्रेम से भी बात नहीं होगी, अपना ख्याल रखना, बीच में टाइम मिला तो तुमसे जरूर बात करूंगी। कुलदीप ने कई बार दीपा को मैसेज भेजे, फोन किया, लेकिन नंबर बंद हो चुका था। कुलदीप ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। वह दिन भर रोता, कभी अपने बाल नोचता। दीपा से बात पूरी तरह बंद हो गई थी और साथ में रोहन भाई जैसे दोस्त से और सलोनी से कुलदीप ने दूरी बना ली थी। कुलदीप घर में जिद करने लगा, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना है, क्योंकि दीपा की एक झलक पाने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। घर में विवाद इतने बढ़ने लगे कि कुलदीप की मां ने रोहन को फोन करके पूछा, कुलदीप का स्वभाव इतना क्यों बदल गया है। सच्चा दोस्त अपने दोस्त को कभी नहीं छोड़ता। रोहन ने कुलदीप को फोन किया, कुछ जरूरी बात करनी है, मेरे घर पर आ जाना। कुलदीप के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन उससे ज्यादा अपने किए पर पछतावा। थोड़ी देर बाद वह रोहन के घर के लिए निकल गया। रोहन छत पर टहल रहा था। उसने जैसे ही कुलदीप को देखा, ऊपर आने का इशारा किया। कुलदीप छत पर पहुंचा और रोहन को अपनी दास्तान सुनाना शुरू किया। रोहन बोला, सुन भाई, साफ शब्दों में उसने नंबर बदल दिया है, क्योंकि तू उसकी नजरों में एक सड़क छाप लड़का था। मैसेज भेजकर उसको तंग किया करता था, जबरदस्ती चिपकने की कोशिश कर रहा था। भाई, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। रोहन कुलदीप को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए बोला, तेरे जैसे लड़के को सच में मर ही जाना चाहिए। कुत्ते से भी गया गुजरा है तू। जो तुझे रोटी नहीं डाल रही उसके पीछे दुम हिला रहा है, और जिस माँ ने दूध पिलाकर बड़ा किया उसको धिक्कार रहा है। और किसके लिए तुझे आत्महत्या करनी है? उस लड़की के लिए जिसने पहले से किसी और को फंसा कर रखा है। अरे वो तो शादी के बाद अपने पति को छोड़ दे पैसों के लिए, उसके चक्कर में तू आत्महत्या करना चाह रहा है। जाकर जहर खा ले, और नहीं मिला तो मिला दूंगा। कुलदीप घुटने के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगा। रोहन ने उसको संभाला और बोला, अभी भी वक्त है कुलदीप, तेरी माँ और बहन को तेरी जरूरत है। जिंदगी में बहुत दीप आएंगी, और वो लड़की तुझसे बात इसलिए करती थी कि चार जगह बता सके कि कोई तो है जो उस मोटी के प्यार में पागल है। और अगर अभी भी तुझे दीपा चाहिए तो ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। कुलदीप बोला, भाई मुझे माफ कर दो, मैं सड़क छाप चिपकू आदमी हूँ, फिर आशिक का भूत। मैंने तुझे क्या बोला था, कौन सा आशिक बन, समझदार आशिक। मैं बन गया रोहन, और आई लव यू ब्रदर। रोहन कुलदीप को गले से लगा लेता है। कुलदीप के दिल और दिमाग पर सड़क छाप आदमी होने का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस बार उसने एक अच्छा काम किया कि सारा गुस्सा पढ़ाई पर निकालने लगा। रोज सुबह मैदान जाकर अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत करता। सड़क छाप चिपकू आदमी शब्द उसके दिल और दिमाग में दीपा की आवाज बनकर गूंज रहे थे। कॉलेज का सिर्फ एक साल बच गया था। उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पर था। कभी दीपा की याद आती तो गुमसुम होकर बैठ जाता। सिर्फ एक घंटा रोहन के लिए निकालता। उसे अपना सपना, अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था, जो पुलिस में भर्ती होना था। दीपा को वह अपनी यादों से नहीं मिटा पाया था। एक दिन रोहन को पता चला कि दीपा को कुलदीप की मेहनत और पढ़ाई के बारे में किसी आपसी मित्र से पता चला है, और वह कुलदीप से बात करना चाहती है। रोहन ने मौका पाकर कुलदीप का मोबाइल चुरा लिया। जब कुलदीप बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो रोहन ने कुलदीप को दूसरा मोबाइल दे दिया। कुलदीप के मोबाइल की सिम तोड़कर रोहन ने फेंक दी, और सलोनी और दीपा के सभी आपसी मित्रों को बोला, दीपा की कोई भी जानकारी कुलदीप को नहीं देनी है। फेसबुक का जमाना उस समय शुरू हो चुका था। कुलदीप ने रोहन से फेसबुक आईडी बनाने को कहा। रोहन बोला, बना तो दूंगा, लेकिन आईडी पासवर्ड सही समय आने पर दूंगा। कुलदीप की फेसबुक आईडी पर एक दिन दीपा का मैसेज आया। रोहन ने सिर्फ इतना पूछा कि प्रेम कैसा है। दीपा ने बोला, अच्छा है। इसके बाद दीपा ने कुछ मैसेज किए। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। कॉलेज का परिणाम आया। कुलदीप बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया। कुलदीप ने अब रोहन से भी एक घंटा मिलना बंद कर दिया। उसको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था, जिसकी तरफ वह तेजी से बढ़ रहा था। एसआई की परीक्षा नजदीक थी। कुलदीप के दिमाग में सड़क छाप आदमी का शब्द गूंजता रहता। वह और गुस्से में आता और दुगनी मेहनत करता। आखिरकार वह दिन आ गए जब परीक्षा होनी थी। कुलदीप ने परीक्षा दी और वह पूरे आत्मविश्वास के साथ भरा हुआ था कि उसका चयन हो गई। परिणाम की तिथि निश्चित नहीं थी। कुलदीप अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त था। रात के 11 बजे थे। रोहन का फोन आया।
सड़क छाप आदमी थानेदार बनकर कैसा लग रहा है? कुलदीप बोला, सच बता। रोहन बोला, तेरे चक्कर में रात के 11 बजे साइबर कैफे खुलवाया है। घर आता हूँ। कुलदीप खुशी से चिल्ला उठा, अपनी माँ और बहन को सोते से उठा लिया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ ने बोला, जाओ माँ नर्मदा के दर्शन करके आओ अभी। रोहन घर पहुंचा। कुलदीप ने रोहन को अपनी गोद में उठा लिया और बोला, चलो माता जी के दर्शन करने। दोनों ने दर्शन किए और बोला, कल सुबह घर आना। कुलदीप सुबह रोहन के घर पहुंचा। रोहन कुलदीप को साइबर कैफे लेकर गया। वहां उसका रिजल्ट दिखाया, फिर उसकी फेसबुक खोली जिसमें दीपा के कुछ मैसेज थे। कुलदीप बोला, रोहन दीपा मुझसे बात करना चाहती थी, तूने बताया तक नहीं। क्योंकि मैं तेरे शरीर पर वर्दी और उसमें सितारे देखना चाहता था। रोहन बोला, मैसेज मत करना उसको, खुद उसका मैसेज आएगा, फिर तू प्रेम के बारे में पूछकर फेसबुक बंद कर देना। 2 दिन बाद मुझे किसी को मिलाना है, तैयार रहना। हाँ ठीक है, पर कौन? कुलदीप को चारों ओर से बधाई मिल रही थी। 1 हफ्ते बाद उसको अपनी उपस्थिति देनी थी। वह साइबर कैफे गया। दीपा का मैसेज पड़ा था, नई नौकरी की बधाई एवं शुभकामनाएं। कुलदीप ने मैसेज भेजा, थैंक यू, और बताओ प्रेम कैसा है। और रोहन के कहे अनुसार फेसबुक बंद कर दी। रोहन ने कुलदीप को फोन किया, मेहमान पहुंच गए, रेलवे स्टेशन के पास वाले गार्डन पर आ जाना। कुलदीप जब पहुंचा तो देखा अंजलि खड़ी हुई थी, अपनी आंखें झुकाए। कुलदीप ने अंजलि से पूछा, तुम अचानक यहाँ कैसे? रोहन बोला, अचानक नहीं, याद कर तू नानी के यहाँ गया था। मैंने अंजलि का मोबाइल नंबर लिया था। जैसे तू दीपा के लिए तड़पा, ये तेरे लिए तड़पती रही। रोहन, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि तू पहले मोटी के प्यार में पागल था, तब ये तेरे लिए दुआ मांगती थी। जब दीपा तुझे छोड़ गई तो तेरे भविष्य के लिए प्रार्थना करती रही। हर दिन इसने मुझसे तेरे बारे में पूछा, और ये जानते कि तू दीपा से ही प्यार करता रहेगा, इसलिए तुझे देखकर यह मुंबई जा रही है। वहां इसकी नौकरी लग गई है। कुलदीप अंजलि से बोला, मुझे पता ही नहीं चला, और तुम मुझसे प्यार करती रही। अगर हमारी किस्मत में होगा तो जरूर कुछ अच्छा होगा। अंजलि हल्की सिसकियां लेती हुई बोली, मैं तुमसे बचपन से प्यार करती थी। रोहन के बहुत बोलने के बाद आज तुमसे मिलने की हिम्मत हुई। मैं अपनी मौसी से मिलने आ गई और हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट हो रही हूँ। आज शाम की ट्रेन में चली जाऊंगी। कुलदीप ने रोहन और अंजलि के साथ वक्त बिताया। एकटक अंजलि कुलदीप को देखती रही, आंखों में हल्के आंसू लिए बोली, मौसी के घर जाना पड़ेगा। थोड़ी देर में अंजलि चली गई। रोहन ने कुलदीप को समझाया, कुछ सोचा है आगे? कुलदीप बोला, मेरा दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे रोहन। चल ठीक है, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ, लेकिन अंजलि को स्टेशन में हम आखिरी बार मिल लेते तो अच्छा होता। सही बात है। कुलदीप घर जाता है। पता नहीं क्या सोचता है कि करवट बदलते हुए उसको दिन में ही नींद आ जाती है। रोहन बहुत फोन करता है, कुलदीप नहीं उठाता। शाम को 5:30 बजे रोहन कुलदीप के घर पहुंचता है। कुलदीप उठ जाता है, तैयार होते हुए समय हो जाता है। रोहन बोलता है, अब अंजलि की ट्रेन छूटने में सिर्फ 15 मिनट है, कोई मतलब नहीं, मैं घर जाता हूँ। बोला, साइबर कैफे चल, दीपा का मैसेज देखना है, प्रेम के बारे में पूछा था। कुलदीप और रोहन साइबर कैफे पहुंचते हैं। दीपा का मैसेज होता है, प्रेम और मैं अब साथ में नहीं है, मुझे यह एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए अच्छे लड़के हो। रोहन कुछ बोलता है इसके पहले कुलदीप मुस्कुराया और बोला, मुझे पता था इसका यही मैसेज होगा। रोहन बोला, चल ठीक है, तो अपनी कहानी आगे बढ़ा, मैं निकलता हूँ। कुलदीप बोला, कहानी अभी बाकी है। कुलदीप ने अंजलि को फोन किया, कहाँ हो अंजलि? ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया है। प्यार करती हो मुझसे? हाँ, खुद से भी ज्यादा। चेन खींचकर उतर जाओ ट्रेन से। अंजलि ने एक शब्द भी नहीं पूछा और ट्रेन की चेन खींच दी। तुरंत टीसी ने आकर 2000 का जुर्माना किया और अंजलि को ट्रेन से उतार दिया। कुलदीप रोहन से बोला, एक आखिरी काम करेगा रोहन मेरा? हाँ भाई बोल, प्लीज ब्लॉक मार मोटी को और स्टेशन चल, अंजलि वेट कर रही है। लव यू भाई, चल। रोहन और कुलदीप स्टेशन के बाहर पहुंचते हैं। कुलदीप ने अंजलि से बोला, पूछोगी नहीं ट्रेन से उतरने को क्यों कहा? नहीं, तुमने बोला तो मैं उतर गई। मैं जो बोलूंगा वो करोगी? हाँ, बोलकर तो देखो। अभी फ्री हो अंजलि? हाँ कुलदीप, चलो फिर शादी करते हैं। इतना बोलते ही कुलदीप ने अंजलि को बीच स्टेशन में गोद में उठा लिया। रोहन की आंखों से आंसू आ गए। सच ही था, बार बार रोने से अच्छा एक निर्णय लेना जिसके बारे में विचार किया जा सके। कुलदीप को पछतावा सिर्फ इस बात का था कि वह कौन सा मनहूस दिन था जिसकी वजह से दीपा उसकी जिंदगी में आई। 2 साल के बाद अंजलि और कुलदीप की धूमधाम से घर वालों की मर्जी से शादी हुई। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। आशिकी का बहुत भी जरूरी है, लेकिन बेरोजगार नहीं, समझदार आशिक बनकर।